नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं कभी टाइगर जयराम के बेहद खास माने जाने वाले संजय मेहता जी। संजय मेहता जो हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव लड़े और उसके बाद जेबी के संगठन का निर्माण किया, यानी टाइगर से अलग होने का खुला ऐलान किया। और अब इस वक्त वे आसू पार्टी के साथ, वह आसू जो अपने सियासी जर्नी का सबसे दुर्दिन के दौर से गुजर हुई, विधानसभा चुनाव में जिसके हिस्से सिर्फ एक सीट आई और इसके साथ ही कई बड़े चेहरों ने आसू का साथ छोड़ने का ऐलान किया या उनकी खबर बनी। लेकिन आसू के इस संकट के दौर में संजय मेहता ने आसू ज्वाइन करने का फैसला किया और आसू ज्वाइन करते ही टाइगर जयराम पर बरस पड़े कहने का मतलब यह कि इनका एक बयान बड़ा सुर्खियों में है, जब ये कहते हैं कि टाइगर जयराम न तो बाहर प्रदर्शन करते हैं और अंदर सौदेबाजी होती है। निश्चित रूप से यह टाइगर जयराम के पूरे पॉलिटिक्स पर, उनकी कोर पॉलिटिक्स पर यह एक बड़ा हमला था। तो हम चलते हैं संजय मेहता जी के पास और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि जयराम पर जो आरोप वे लगा रहे हैं उसके पीछे कोई फैक्ट्स है, कोई सच्चाई है, या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। जी बहुत जोहार। सबसे पहले तो यही सवाल कि आसू जिस खराब दौर से गुजर रही है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यदि 10 सीट चुनाव लड़ती है, उसे एक सीट पे जीत हासिल होती है तो उसे खराब प्रदर्शन ही माना जाएगा। हालांकि आसू वाले आपकी एंट्री के पहले उनका कहना था कि 10 में से 7 सीटों पर तो वे सेकंड रहे हैं, तो इसे खराब प्रदर्शन कैसे कहा जा सकता है। बावजूद इसके यदि हम पत्रकार अपने नजरिए से विश्लेषण करते हैं तो यह आसू का सबसे खराब दौर है। इस खराब दौर में जब कई चेहरे के बारे में सुर्खियां बन रही है कि वे आंसू छोड़ने वाले हैं, कुछ छोड़ चुके, संजय रंजन भी उसमें से एक है, आपने आंसू की सवारी क्यों कर दी? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि जो मेरे जीवन के शुरुआती दौर में, राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर में जो राजनीति का केंद्र बिंदु रहा, जो विषय रहे, वो विषय झारखंड का विषय रहा, झारखंडियत रहा, विस्थापन रहा, पुनर्वास रहा, झारखंडी स्वाभिमान रही, स्मिता रही, भाषा रही, संस्कृति रही और पुनर्वास रही, नौकरियां रही, नियोजन रही। इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने आंदोलन किया। अब जब इन विषयों के आंदोलन के लिए हम लोगों ने संगठन का निर्माण किया, हम लोगों ने उसको बाद में पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील कर दिया, तो किसी भी आंदोलन और विषय की विश्वसनीयता तब तक कायम रहती है जब आप उसमें पूरी तरह से ईमानदारी से काम करते हैं। बट आप किसी संगठन का इस्तेमाल करते हुए, उसको टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आप पूरे आंदोलन के मुख्य बिंदु से भटक जाएंगे और उसको आप संगठन को धन उपार्जन का एक टूल्स बना लेंगे, तो ऐसे में आपको अलग होना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है कि संजय मेहता के साथ कुछ व्यक्तिगत तौर पर ह्यूमिलिएशन हुआ, इसको एक तरफ से किनारे रख देते हैं कि ये मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर किया गया, ये एक वैलिड रीजन नहीं हो सकता है अलग होने का, इसको एक समय के लिए अलग रखते हैं। लेकिन दूसरे बिंदु पर कि जिन उद्देश्यों और संकल्पों के साथ आप किसी आंदोलन में आगे बढ़ते हैं, वो अभी एक बहुत तेजी से देख रहा था मैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि गेट पर जाते हैं, फिर भेंट होती है, फिर सेट होती है, फिर रेट तय होता है। गेट, भेंट और रेट। हाँ, गेट, भेंट, सेट, तब रेट। अच्छा, गेट, भेंट, सेट और तब रेट। हाँ, तो ये जो परिस्थितियां हैं, इसके लिए तो हम लोग नहीं गए थे आंदोलन करने के लिए। अब आप कहेंगे नहीं, संजय मेहता आंसू में चला गया तो ये लगता है कि झूठा आरोप लगा रहा है। तो संजय मेहता एक झूठा आरोप लगा रहा है, संजय मेहता झूठ बोल रहा है, बकवास बोल रहा है, तो इन सारे पहलुओं की एक बार जांच हो जानी चाहिए।
जो भी उसके आसपास लोग हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, यूपीआई आईडीज हैं, मोबाइल्स हैं, किस तरीके से चुनाव के दौरान टिकट को बेचा गया, नहीं दिया गया पुराने कार्यकर्ताओं को, बार बार नाम बदलते रहे, एक बार प्रत्याशी दे रहे, फिर दूसरा नाम बदल दिए, फिर तीसरा बदल दिए, फिर चौथा बदल दिए। तो ये क्यों हो रहा था? जब रेट जहां से ज्यादा आ जा रहा था तो टिकट दे रहे थे। क्या इस बात में सत्यता नहीं है? मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, झारखंड के किसी भी वैसे लोगों से पूछिए कि बहुत सारे सीटों पर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनका संगठन से कोई नाता नहीं था, दूर दूर तक चुनाव के समय आए और वो चुनाव लड़ने लगे। यह आरोप सिर्फ जयराम पर ही क्यों, भाजपा भी तो यही करती है, कांग्रेस भी यही करती है। नहीं, मैं जहां पर था मैं उसके संदर्भ में कह रहा हूँ। वहां पर हुआ है तो वहां की स्थितियां भी सामने आनी चाहिए। कहीं पर भी ऐसा हुआ है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिन विषयों पर बात कर रहे हैं उसमें आपकी ईमानदारी हो। ठीक है, एक समय के लिए जनता की भावनाएं जागृत हुई। देखिए, झारखंडी जनमानस बहुत भोला भाला है, भावनात्मक तौर पर वो अटैच फील करते हैं, और जनता जो है बहुत तार्किक तरीके से ना सोच करके भावनात्मक दृष्टिकोण से सोचने लगती है। और जब आप किसी इमोशन के साथ खेलते हैं तो एक समय के बाद ये बातें खुल करके सामने आती हैं। आज लोगों को लग रहा होगा कि संजय मेहता अलग हो गया है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे परत दर परत ये बातें सामने आएंगी। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट कर देता हूँ कि जब कुछ दिनों पहले एक महिला का मामला सामने आया, रजनी जो भी नाम है, उन्होंने क्या लिखा था कि जब मैं आंदोलन करने गई थी तो मुझे फोन करके ये कहा गया कि आप आंदोलन को खत्म करिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, और हमारी बात कंपनी वाले से हो गई है। तो जब आपका कोई कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए गया और आपने ये पाठ पढ़ाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, वो महिला अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए गई, ग्रामीणों के रोजगार के लिए लड़ने के लिए गई, आपने कहा कि उसे आप वहां से हटिए आंदोलन से, मेरी बात कंपनी वाले से हो गई। तो जब वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिला, डिमांड पूरी नहीं हुई, उस आंदोलन को परिणत नहीं किया गया जो अपने मूल उद्देश्य थे, तो फिर आपने क्यों हटने को कहा? इसका मतलब कोई कारण है। तो इस बात को समझिए कि इर्द गिर्द एक ऐसा पूरा सिंडिकेट सजा करके रखा गया है जो इन सब सारी चीजों की मॉनिटरिंग करता है कि कहां पर धरना देना है, कैसे देना है, कौन बात करेगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा, कौन किससे बात करेगा, कौन धरना का नेतृत्व करेगा, हम किससे बात करेंगे, और सब एरिया में एक एक वैसे प्यादे खड़े किए गए हैं। हाँ भाई, आप देखेंगे कि जैसे ही माइनिंग एरिया जाएगा, कोयला एरिया आएगा, वहां पर गतिविधि दिखेगी। मेरा कहना यह है कि अगर झारखंड और झारखंडियत की बात करने आए हैं आप, तो इतने लंबे समय के बाद भी जिस इलाके में कोयला नहीं है, माइनिंग नहीं है, उस इलाके में गतिविधियां क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्या वहां झारखंड के लोगों के साथ दर्द और पीड़ा नहीं है? इसका मतलब कि संजय मेहता को आपत्ति इस बात से है कि जिस तरह जयराम महतो ने बेरमो इलाके में अनूप सिंह की घेराबंदी की है, संजय मेहता को इससे आपत्ति है? नहीं, मुझे आपत्ति इस बात से नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात से है कि संगठन डीरेल हो गया। अच्छा, संगठन अपने उद्देश्यों से डीरेल हो गया और आप अपनी एक्टिविटी को पूरे तरीके से उन इलाकों में केंद्रित रख रहे हैं जहां पर कंपनी है, माइंस है, कोयला है, अब्रक है, जहां पर पावर प्लांट है, उस एरिया में आप जहां उगाही की गुंजाइश है। यस, इस बात को समझने की जरूरत है झारखंड के लोगों को। ये मैं कहना। और सवाल यह भी तो है संजय जी कि जब आप जयराम के साथ थे, उनके संगठन का हिस्सा थे, उस समय भी बालू उगाही का आरोप लग रहा था, और आपके निकलने के बाद भी बालू उगाही का, बालू के लिए जो खेल होता है उसमें पैसे वसूली का जो खेल होता है, उसमें आरोप लगे थे। उस समय आपने चुप्पी साध ली। नहीं, एक बात आप समझिए, उस वक्त जब ये आरोप लगा था, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरा इस्तीफा हो चुका था। हाँ, मैं यही कहा कि आपके उसमें आपने इसे इश्यू नहीं बनाया। नहीं, अब उनके संगठन का आंतरिक मामला था, हम किसी के आज भी तो आंतरिक मामला है उनका। किनका? तो ये झारखंडी जनमानस के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। और उस वक्त शायद उन्होंने अपनी कोई जांच कमेटी बिठाई, बाद में आप देखिए, हाँ यही बात, इस बात से बहुत बात साबित हो जाएगा सामने कि आप खुद को कहते हैं कि मैं सबसे ऑनेस्ट हूं, मैं सबसे ईमानदार हूं, तो फिर बड़े बड़े लोग क्यों संगठन को छोड़ते चले गए? दीपक महतो छोड़ दिए, गुणानंद महतो छोड़ दिए, रिजवान अंसारी छोड़ दिया, संजय मेहता छोड़ दिया, तमाम लोग छोड़ते चले गए, और कई लोगों ने छोड़ा और कई लोगों की लंबी कतार है जो छोड़ने वाले हैं। तो क्या ये संगठन सिर्फ एक व्यक्ति पूजा के लिए बना था? मैं किसी व्यक्ति पूजा के लिए, किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। मैं झारखंड और झारखंडियत के लिए उत्तरदायी हूं, झारखंड के मुद्दों को लेकर के उत्तरदायी हूं।
मैं किसी व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए इस आंदोलन में नहीं आया था। मैं निश्चित रूप झारखंड से, पर आपका जो सवाल है कि एक लंबी कतार लग गई छोड़ने वालों की, जी तो आप यदि पूरे जयराम महतो के मूवमेंट को देखें या उनकी पॉलिटिक्स को समझें, तो एक तरफ जयराम महतो को छोड़ने वालों की लंबी कतार भी है और दूसरा तरफ जयराम महतो का बढ़ता हुआ वोट का आंकड़ा भी है। इसे किस रूप में देखेंगे? मैं तो कहा कि भावनात्मक तौर पर झारखंडी जनभावनाओं को जिस तरीके से हम लोगों ने टच किया था, जिन मुद्दों की हम लोगों ने बात की थी, तो झारखंड की जनता ये समझ नहीं पाई कि इन भावनाओं के नकाब के पीछे खेल क्या है, क्या चल रहा है। तो झारखंडी जनमानस ने वोट कास्ट कर दिया, वोट दे दिया, लेकिन चूंकि अब गांव के किसी मतलब अंतिम व्यक्ति को ये नहीं पता है कि इसके पीछे क्या खेल चल रहा है, खेल क्या है। हाँ, तो ये बातें जब पब्लिक के बीच सामने जाएंगी तो धीरे धीरे सब कुछ। तो क्या संजय मेहता ये जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है जयराम महतो की, उस खेल को लोगों के बीच ले जाएंगे? क्या जनता आज अफसोस कर रही है? बिल्कुल अफसोस कर रही है। इस बात को आप समझिए कि पूरे झारखंड के अंदर अब ये बात सामने आ गई है कि कोई झारखंड और झारखंडियत की बात नहीं है, सिर्फ स्वयं के लिए आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना काम कर रहे हैं। और अभी आप गौर कर रहे होंगे कि जब आप सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना होता है। यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को एक टूल्स बना करके रील्स और वीडियोज के सहारे झारखंडी जनमानस में एक तरीके से उनके दिमाग को, उनके साइकोलॉजी को प्रभावित करने की एक कोशिश हुई और अंदर खाने बात हमेशा से कुछ और रही। आज की तारीख में भी खुद उस संगठन के अंदर आंतरिक विवाद बहुत चरम पर है। एक दूसरे के बीच समन्वय नहीं है, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को कोई आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमेशा इस बात को लेकर के काम किया जाता है कि कोई भी जो है सो आगे ना बढ़ पाए। तो इसका मतलब ये तो हो गया पूरी तरह से व्यक्ति केंद्रित। एक बात जो मैं अक्सर कहता रहता हूं आपके बारे में कि संजय मेहता की आंखों में बाबा अंबेडकर साहब के सपनों की कसमसाहट दिखाई देती है, तो जुबान पर बिरसा मुंडा, तिलका मांझी की जो बगावती स्वर सामने आता है। क्या संजय मेहता का जो एक बगावती स्वर है उसे किसी भी संगठन में अस्थायी रूप से रहने नहीं देता, ठिकाना बनाने नहीं देता? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, लोग कहते हैं कि अगर सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो मेरा कहना है कि हमने सच कहा है। अब हमसे लोग कह रहे हैं कि भाई आंसू तो बहुत हाशिए पर चला गया, आंसू के तो अभी मतलब स्वर्णिम काल नहीं है, 2 दिन चल रहे हैं, आपने भी कहा। तो मेरा कहना ये है कि जिस झारखंड में आज हम सांस ले रहे हैं, जिस झारखंड की खुली हवाओं में आज सांस ले रहे हैं, तो पूरे 1986 से 2000 तक के कालखंड को देखिए, आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इन 14 वर्षों में अलग झारखंड राज्य के आंदोलन की परिकल्पना को साकार करने के लिए आजसू के आंदोलनकारियों ने सलाखों के पीछे वक्त गुजारा, पुलिस की लाठियां खाई, निश्चित रूप से आंदोलन किया। तो मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने झारखंड को दिलाया और जिस संगठन ने दिलाया, भले आज फिर 2005 में वो पार्टी बन गई, तो अगर वो पार्टी आज एक मुश्किल दौर में है तो निश्चित तौर पर बतौर झारखंडी जिन मुद्दों की मैं वकालत कर रहा था उसको प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र संगठन फिर आजसू ही बचता है, क्योंकि एक दूसरा दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा। बट अब वो 10वें साल में अपना सत्ता के सफर में है, एस्टेब्लिश्ड हो गई है, इस्टेब्लिश हो गई। तो ऐसे में इसके 2 कारण हैं मैंने आजसू को क्यों ज्वाइन किया। पहला तो ये कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बड़े प्रभाव से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को बचाना, और दूसरा पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल और अभी जो चल रहा है कार्यकाल, इसमें सरकार की विफलताएं हैं। सरकार विफल रही है। जैसे आप देखिए, स्थानीयता का मसला हल विफल रही है सरकार, नियोजन नीति नहीं हुआ, विफल रही है सरकार। जैसे सीजीएल नियुक्ति का मसला उसमें विवादों में रही, पुनर्वास आयोग नहीं बना, जातीय जनगणना नहीं हुई, झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान भी नहीं हो पाई अब तक पूर्ण रूप से, ओबीसी आरक्षण नहीं हुआ, सरना धर्म कोड लागू नहीं हो पाया। उसके बाद विभिन्न संस्थाओं के पद खाली हैं, वैकेंसी नहीं हुई, रिक्त नियुक्तियां पूरी नहीं हुई। तो मेरा सवाल ये है कि इन सवालों पर सोचे जाने की जरूरत है और संघर्ष किए जाने की जरूरत है। तो इसलिए मैं संघर्ष करने के लिए फिर इस दल का दामन थामा हूं। इससे एक जुड़ा दूसरा सवाल है कि कुछ लोगों का यह आरोप है कि संजय मेहता दूसरा टाइगर बनना चाहते थे। एक पिंजड़े में 2 टाइगर नहीं रह सकता।
देखिए, सबसे पहले बात तो मैं इस वर्ड से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने अपने नाम के पीछे और आगे आज तक कभी इस तरह टाइगर नहीं लगाया। कभी इस तरह का कोई भी शब्द मैं नहीं लगाता। मैं लोकतंत्र में मर्यादा, गंभीरता, पॉलिसीज, नीतियां, समन्वय, नौकरशाहों के साथ समन्वय, जनता के लिए कैसे काम किया जा सके, उनको कैसे बेहतर डिलीवर किया जा सके, इन सब विषयों पर बात करना तो क्या जिस सौम्यता की बात संजय मेहता कर रहे हैं, मृदुता की बात कर रहे हैं, राजनीति में श्रम की बात कर रहे हैं, और जयराम महतो जब विधानसभा में उंगली इस तरह करके बात करते हैं, मुझे एक बात बताइए आप, तो क्या वो संजय मेहता को हट करता है? रविंद्रनाथ महतो जी इस वक्त झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वो एक बड़े गंभीर नेता हैं। निश्चित रूप से जब वो आसन पर बैठे हैं तो झारखंड के 3.25 करोड़ आबादी के भावनाओं का जो प्रतिनिधित्व वहां पर सदन के अंदर गया है, उसको वो लीड कर रहे हैं आसन पर बैठकर। अब आप समझिए कि 3.25 करोड़ आबादी के भावनाओं को जो व्यक्ति लीड कर रहा है, आप उसको उंगली दिखा रहे हैं। तो ये क्या कोई लोकतांत्रिक? यह उंगली रविन्द्रनाथ महतो की ओर था या झारखंड के 3.5 करोड़ जनता, 3 करोड़ जनता है उनकी ओर था? अब आप आसन की अगर तरफ कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में आप मंदिर में है और उसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, तो लोकतंत्र के मंदिर में आप एक तरीके से समझिए कि वहां पर जब वहां के अध्यक्ष को ही आप उंगली दिखा रहे हैं, तो इस बात को आप समझिए कि लोकतांत्रिक मर्यादा को आप भूल गए हैं। ये कोई लोकतांत्रिक यहाँ मैं रोकूंगा। एक दूसरा सवाल जो उभरता है, आपने कहा कि टाइगर जयराम जो है वो रील वाले लीडर हैं। हालिया मैं उनका एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे मुझे अब सोशल मीडिया की कोई जरूरत नहीं है, जयराम महतो घर घर पहुंच गया। तो उन्हें तो अब सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखिए, एक बात इसको समझने की जरूरत है। जब इस टूल्स का उपयोग किया गया तो विषय गए वहां पर, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है तो अच्छी बात है। मेरा भी यही सलाह होगा कि सोशल मीडिया से ज्यादा जमीन पर ही जमीन पे काम किया जाए। सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा काम हो रहा था, तो अगर ऐसा वो सोचते हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, और उनको जनता ने जनादेश दिया है। तो आपको नहीं लगता कि जयराम को जयराम बनाने में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही? नहीं, जनता आवाज जब वो सत्ता तक पहुंच गए तो उसी सोशल मीडिया के पर सवाल, यहाँ तक कि पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार की शुरुआत हो गई। ये मुझे बहुत हर्ट किया, क्योंकि देखिए मैं खुद मास कॉम किया हुआ हूँ, और मास कॉम में ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, पीजी हुआ। पत्रकारिता से बहुत लगाव है। एक बार एडिटोरियल से भी लिखा, कुछ वीडियोज में भी कभी कुछ अपने विचार व्यक्त करने का मन करता है तो करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा के अंदर जब पत्रकार कवर करने जाते हैं तो जनता के ही मुद्दों को फिर वो जनता के समक्ष रखते हैं। आप वहां पर आसन पर बैठे अध्यक्ष को भी उंगली दिखाते हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूर्त रूप देने वाले पत्रकारों पर भी उंगली दिखाते हैं। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं ये समझ में नहीं। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मैं सबक शिक्षक हूं, क्योंकि जयराम के सखा रहे हैं आप, तो आपसे सवाल करने के पहले मुझे कितना सतर्क रहना चाहिए और हमारी सीमा क्या होनी चाहिए, मैं उसका मूल्यांकन करना। नहीं, देखिए, एक पत्रकार को बेबाक होना चाहिए, कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए उसकी, सिर्फ और सिर्फ उसको सच से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहिए। मैं तो तमाम अपने पत्रकार साथियों को कहता हूँ कि जो भी सवाल पूछना है, जितना तीखा सवाल पूछना है, हमसे पूछिए। मैं उसी हृदयता और सौम्यता के साथ जवाब दूंगा। मैं कभी भड़काऊ बात नहीं कहूंगा, भड़क कर कभी जवाब नहीं दूंगा। जयराम संजय मेहता जी आंसू में आए हैं, तो क्या इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि संजय मेहता चाहते हैं कि जिस तरह यहाँ सत्ता में जेएमएम है तो विपक्ष में भी कोई झारखंडी पार्टी हो, माने सत्ता और विपक्ष दोनों झारखंड नामधारी पार्टियों के पास हो? क्या ऐसा समझा? नहीं, झारखंड के राजनीति के केंद्र में हमेशा झारखंडी दल होने चाहिए। मैं खुलकर कहता हूं, किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को यहाँ पर बड़ा भाई बनने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से। तो फिर इससे जुड़ा दूसरा सवाल है, अब बिहार की पॉलिटिक्स को देख लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार के अपने स्वर्णिम काल में भी उनका वोट का आंकड़ा 15 से 20% से ज्यादा नहीं हुआ जी। उनका कुल कोर वोटर जिसे कहा जाता है वो 7-8% रहा। बावजूद इसके वहां भाजपा उनको
अगली पंक्ति में बैठाई और पीछे किसमें ड्राइविंग सीट पे बैठाई और पीछे सवारी करना पसंद की और पिछले 30 वर्षों से 25 वर्षों से सत्ता का सुख भोग रही है। लेकिन झारखंड में कहानी उल्टी हुई। आजसू जिसके पास एक मजबूत वोट बैंक था, झारखंड की महक थी जिस पार्टी में, उस पार्टी ने भाजपा को ड्राइविंग सीट पर बैठाया और खुद पीछे के रिंगिंग सीट पर बैठना कबूल किया। क्या यह आजसू का पतन का कारण नहीं है? मुझे लगता है ये एक मूल्यांकन का विषय है, इस पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और हम लोग लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं और लगातार मैं अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके और तमाम हम लोग संगठन के लोग, आपके आने से पहले भी हम लोग अभी बैठक ही कर रहे थे कोल्हान प्रमंडल का और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का कि कैसे संगठन को ले जाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक मूल्यांकन का वास्तव में विषय है कि जब हमारे पड़ोसी राज्य में क्षेत्रीय राजनीतिक दल को बड़ा भाई की भूमिका मिली है तो झारखंड के अंदर भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल होने के नाते बड़े भाई की भूमिका आजसू को मिलनी चाहिए। इसके साथ एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को क्षेत्रीय भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और जब भी चुनाव हो तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं को पहली पंक्ति में रखना चाहिए और उनके एजेंडे को आगे रखना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी भूल क्या हो रही है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल दिल्ली में बैठकर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि झारखंड में बैठा हुआ एक आम आदमी जो पारसनाथ के जंगलों के बीच रहता है, जो सारंडा के जंगलों के बीच रहता है, जो कोडरमा में माइंस के किनारे बसा हुआ है, या फिर जो कोल्हान में है, जो पलामू में है, जो संथाल में है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या भावना है, उसको दिल्ली में बैठ करके आप नहीं समझ सकते हैं। तो चूंकि क्या है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का सब कुछ दिल्ली से हैंडल होता है, वो अपने प्रभारी नियुक्त कर देते हैं। अब आसाम के मुख्यमंत्री जी आ गए यहाँ पर, पहली पंक्ति में वो लीड करने लगे, वो तमाम तरह की बातें कहने लगे जिसका झारखंडी भावनाओं से संबंध नहीं था। नहीं, निश्चित रूप से झारखंड की जो झारखंडी अस्मिता की लड़ाई थी, झारखंडी पहचान की लड़ाई थी, 1932 के खतियान की लड़ाई थी, सरना धर्म कोड की लड़ाई थी, पिछड़ों का आरक्षण की, ये सारे मुद्दे गौन हो गए हैं और भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठिया, मुस्लिमों के प्रति आक्रामक नीति, बटोगे तो कटोगे के नारे, सबसे घातक प्रयोग संथाल को झारखंड से अलग करने की मांग। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस बात को समझिए, जब संथाल के संदर्भ में बात सामने आती है तो 1857 की क्रांति से भी पहले 1855 में वहां पे संथाल हुल हुआ। अब वहां पर एक बड़ा इमोशन है। भाई तिलका मांझी को देखिए, भागलपुर में उनकी प्रतिमा बनी हुई है। तो मेरा कहना यह है कि संथालियों का जो इतना बड़ा क्षेत्र है उसको इस तरह से किसी भी तरह से आप कहेंगे कि उसको झारखंड से अलग कर देंगे, उसको इंडियन मतलब टेरिटरी बना देंगे उसको, तो यूनियन टेरिटरी बनाने की बात करते हैं आप, तो इस तरह की बातें से कहीं ना कहीं जनभावना भड़कती है। पहले आप समझिए मूल विषय क्या है। इन सब चीजों से एक बड़ा नुकसान हुआ है और हम लोग कहते हैं कि झारखंड जो है बृहद राज्य का, झारखंड का सपना पूरा नहीं हुआ है और आप झारखंड से किसी टुकड़े को अलग करने की बात कहेंगे तो जनमानस तो भड़केगा ही। तो ऐसे में चूंकि क्या है कि झारखंडी जनभावनाओं को समझने में भूल हुई और मुझे लगता है कि जो आजसू के जो विचार थे, आजसू की जो भावना थी, वो सहयोगी दल समझ नहीं पाए। ये एक बड़ी भूल हुई है। जी, कुछ लोगों का आकलन है, उसमें से मैं भी एक हूँ जी, यदि भाजपा को सत्ता में झारखंड में आना है तो जयराम महतो को सीएम चेहरा घोषित कर दो, क्योंकि उसके पास 7 से 8 या 10% वोट बैंक है। उसको ड्राइविंग सीट पे बैठाओ और पीछे रिंग सीट बैठ जाइए और आराम से झारखंड की सत्ता का आनंद लीजिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसको आंकड़ों के आधार पर देखिए, क्योंकि 10 सीटों पर आजसू ने चुनाव लड़ा, 1 सीट जीती, 7 पर दूसरे नंबर पर रहे और आपका 1 सीट पे तीसरे नंबर पर, तो 10 सीट हो गए। इन 10 सीटों पर आजसू को जो वोट मिले आंकड़ों के हिसाब से वो लगभग 6,32,000 के आसपास है। उन्हीं 10 सीटों पर जिसने आपने जो नए का नाम लिया, उनको 4,23,000 वोट मिले। तो चूंकि आजसू सिर्फ 10 सीटों पर लड़कर के भी उससे ज्यादा मत प्राप्त किया, तो आजसू के भी अगर 71 और 81 कैंडिडेट होंगे तो उसके पास भी उतना वोट प्रतिशत आ जाए। इस बात को आप समझिए। लेकिन ये एक गलत नैरेटिव सेट कर दिया गया, क्योंकि विश्लेषण उतने ही पे होगा जितने पे हम लड़े हैं। अगला अगर कुछ ज्यादा सीटों पे लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर उसके जो वोट प्राप्त हुए हैं तो ज्यादा दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप इसको अगर
10 सीट की तुलना 71 सीट से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर 71 से 71 की तुलना होती तो ठीक है, तो फिर अगर उसी 10 पे तुलना कर रहे हैं तो उस 10 पे तो हम आगे हो जा रहे हैं, उस 10 पे तो हम 6,32,000 है, सामने वाला 4,23,000 है। तो इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को हमारे आंसू कार्यकर्ताओं को भी समझने की जरूरत है। जो झारखंड के अंदर हमारे आंसू के कार्यकर्ता है जिनका मनोबल थोड़ा डाउन हुआ है, उनको ये बात समझने की जरूरत है। एक सवाल यह है कि जब आपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, आपसे लेकर के टाइगर जयराम महतो तक की जो जर्नी रही आपकी उस समय भी आंसू कोई स्वर्णिम काल में नहीं थी जी, तो क्यों नहीं आपने आंसू से ही इसकी शुरुआत की? नहीं, ये इस बात को समझने की जरूरत है कि हम जब आम आदमी पार्टी से एक बार चुनाव लड़े तो वो दौर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मतलब आम आदमी पार्टी का बहुत कैडर था। और ये जरूर था कि जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त मैं वहां पे प्रेस रिलीज लिखता था अन्ना आंदोलन के दौरान। तो जब 2019 में इलेक्शन आया तो पुराने साथियों से बात की कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्या झारखंड में आप लोग लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ लड़ सकते हैं। तो मैं दिल्ली गया। खैर मेरा लाइट मोड में सवाल था। दरअसल मैं जानता हूं कि किसी की भी पॉलिटिकल जर्नी की जो शुरुआत होती है तो शुरुआत के जो 5-6 वर्ष रहते हैं वो विभिन्न पार्टियों में गुजरते हैं, वो इस्टेब्लिश्ड होने में टाइम लगता है। इसके पीछे एक और कारण है। मैं कोई सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूँ, साधारण घर से निकला हूँ। मेरी माँ आज भी खेती बाड़ी करती है। कोई बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं हूँ, राजनीति में कोई बहुत बड़ा कोई गॉडफादर नहीं है और बहुत बड़ी अपनी कोई विरासत नहीं है। उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां, शिक्षा भी, और 30-31 साल की उम्र में मैंने 3 चुनाव लड़ लिए, 2 विधानसभा के और 1 लोकसभा का। और लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया है कि मैंने बहुत ज्यादा स्विच ओवर कर लिया है, जबकि ऑफिशियली मेरा जो स्विच ओवर है, एक जो हमने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा और चूंकि जब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में था वो कोई राजनीतिक दल नहीं था तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और इस बार भी मैं निर्दलीय लड़ा। तो ऑफिशियली पार्टी एसोसिएशन जो है सिर्फ एक रहा है, वो आपका और दूसरा आंसू का। ये 2 ही चीजें हुई, लेकिन ये पब्लिक नहीं जान पाती क्योंकि क्या एक नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है। अरे संजय मेहता यहाँ थे, वहां चले गए, फिर वहां चले गए, फिर वहां चले गए। ऐसा नहीं, इस बात को समझने की जरूरत है। अखर जिससे आप जिस तरह के नैरेटिव अब आंसू में सेट करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, हालांकि आप कितने कामयाब होंगे मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बल्कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आंसू अपने कोर मुद्दे से भटकती नजर आई और आंसू को समझ नहीं पाई सहयोगी दल, आंसू को समझ नहीं पाई, आंसू भी समझ नहीं पाया अपने कोर मुद्दे से भटकना उसे कितना नुकसानदायक हो सकता है, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अब दूसरी प्लानिंग जो आपकी बातचीत से मुझे समझ में आती है कि आंसू को ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहिए और भाजपा को रिंग सीट पर पीछे एंजॉय करना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि संजय मेहता टाइगर जयराम की ओर से ये आंसू और भाजपा में विवाद करवाने के लिए आए हैं। नहीं, मैं विवाद नहीं कराने आया हूँ, मैं ये कहने आया दोनों के बीच का 2 दशक का रिश्ता है और इस तरह से कह रहे हैं कि भाजपा के कारण ही आंसू जो है प्राभव हुआ, इसका मतलब चाहते हैं इस रिश्ते में बिगाड़, रिश्ते को खटास पैदा करना चाहते हैं। इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड के निर्माण की पूरी परिकल्पना को साकार करने में आंसू का बड़ा योगदान रहा है। भाजपा तो कहती है कि झारखंड हमने बनाया है। भाई उस वक्त प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो प्रधानमंत्री जी की तो क्या संजय मेहता इस बात को खारिज करते हैं कि झारखंड के निर्माण में भाजपा की कोई भूमिका रही है? नहीं, मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब देश के किसी भी भूखंड से, भौगोलिक हिस्से से कोई एक नया राज्य का निर्माण होगा तो नए राज्य का निर्माण जो है वो राज्य का विषय नहीं हो सकता, वो केंद्र का विषय है। कोई राज्य को आप ऐसे कैसे अलग कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की तो भूमिका होगी ही होगी। तो उस वक्त आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो 2000 में अलग राज्य का निर्माण हो गया। मेरा कहना यह है कि इस भावना को समझने की जरूरत है कि जब झारखंड अस्तित्व में नहीं था और जब झारखंड अस्तित्व में आया, तो मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि अगर 1986 से 2000 तक के पूरे 14 साल के कालखंड को आप देखते हैं तो झारखंड आंदोलनकारियों की एक बड़ी फौज झारखंड के गांव के अंदर है, जो आज पेंशन ले रहे हैं। बहुत सारे आंदोलनकारी हैं जो नहीं चिन्हित हो पाए, बहुत सारे आंदोलनकारी जेल गए जिन पर अभी भी कितने मामले दर्ज हैं, मामले चल रहे हैं। तो उनकी एक बड़ी भावना आंसू के साथ जुड़ी हुई। तो ये बात
राष्ट्रीय राजनीतिक दल बहुत गहराई से नहीं समझ पाए, उनके अपने नेशनल एजेंडे हैं। हमारा एजेंडा झारखंड और झारखंडियत, झारखंड हमारा एजेंडा झारखंडी अस्मिता है, हमारा एजेंडा झारखंडी स्वाभिमान है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि झारखंड के जो मूलवासी हैं, झारखंड के जो आदिवासी हैं, झारखंड के जो खतियानधारी हैं, वो किससे ज्यादा फिर वही सवाल है ना कि जब इसी झारखंड की अस्मिता को विभाजित करने की साजिश रची जाती है भाजपा की ओर से, संथाल को अलग करने की मांग की जाती है, तो आंसू चुप रह जाती है। देखिए, राजनीतिक तौर पर इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आंसू चुप नहीं रहा। आंसू निश्चित तौर पर झारखंड को हमेशा से ये बात कहते रहा है कि चाहे वो बृहद झारखंड की बात हो, तो क्या आंसू आज भी बृहद झारखंड के सपने के साथ आगे बढ़ेगी? क्यों नहीं? झारखंड का अगर इलाका बड़ा होता है तो किस झारखंडी को खुशी नहीं होगी? एक तरफ भाजपा आपके झारखंड के इलाके को सीमित करने की बात कर रही है, आपकी सहयोगी पार्टी है, और आप कह रहे हैं कि हम झारखंड के इलाके को बढ़ाएंगे, तो कंट्राडिक्टरी नहीं है? नहीं, मेरी बात समझिए। जब अलग झारखंड राज्य आंदोलन की बात हो रही थी, तो ये जो पूरा इलाका आप देखते हैं, चाहे उड़ीसा का कुछ इलाका है, पश्चिम बंगाल का इलाका है, पुरुलिया, मयूरभंज, तमाम जो इलाके हैं, आप देखिएगा कि जो इधर की बोली भाषा संस्कृति है और उधर की जो बोली भाषा संस्कृति है, समान रूप से मिलती है। और जब भी बृहद झारखंड की बात की जाती है, तो ये बात सामने आती है कि बृहद झारखंड का सपना हमारा पूरा नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अब जो एक राज्य मिला है, उसकी खुशहाली, उसके डेवलपमेंट पर तो विचार किया ही जाना चाहिए। और ऐसे जो विषय हैं, वो निश्चित तौर पर मूल्यांकन का विषय है। इन विषयों पर गहनता से सोचने की बात है, समझने की बात है। बृहद झारखंड एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो झारखंड राज्य अभी मिला है, उसको कैसे समृद्ध बनाएं, कैसे समृद्ध और संवारा जाए, ये एक मूल विषय है। ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मैं आंसू के एक नए रणनीतिकार से बात कर रहा हूँ। शुक्रिया बहुत।